नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम हमारी कक्षा 7 का जो पाठ चौथा है उसके प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। पाठ का नाम है हमारा मिठाई वाला। और पाठ में जो है हम पढ़ चुके हैं कि जो व्यक्ति है मिठाई वाला, ठीक है, तो उसके जीवन में क्या होता है, उसकी पत्नी और बच्चे जो है वो असमय उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद में वो गली गली जाके बच्चों को कभी मिठाई, कभी खिलौने, तो कभी बांसुरी बेचकर क्या है, उनकी हंसी में ही अपना सुख ढूंढता है। ये हम कहानी में पढ़ चुके हैं और कहानी से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो हम हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहानी से जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो देखिए, मिठाई वाला जो है, हमने देखा मिठाई के अलावा और कौन कौन सी चीजें बेचता था, कभी खिलौने तो कभी बांसुरी, और वो महीनों बाद क्यों आता था। तो देखिए, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु जो है वो क्या हो गई, असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। जैसा हमने कहानी में पढ़ा है कि उसके बच्चों और पत्नी की जो मृत्यु है वो असमय हो गई थी, और इन गली के बच्चों में उसे क्या दिखता था, अपने बच्चों की झलक दिखाई देती। इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था। इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उससे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की क्या है, फरमाइशें पूरी करता रहता। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीजों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। काफी महीनों बाद क्यों आता था, क्योंकि उनसे पैसों का कोई लालच नहीं था, उसे पैसे नहीं कमाने थे। और वो ये भी चाहता था कि अगर मैं कई समय बाद जाऊंगा तो बच्चों की उत्सुकता जो है उसे लेकर वो बनी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी और खींचे चले आते थे। तो देखिए, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषता बताना। ठीक है, बच्चे जो थे वो तो मिठाई वाले को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जो बड़े हैं वो भी उसकी आवाज से क्या है, खींचे चले आते थे और वो भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। क्योंकि हमने कहानी में पढ़ा है जो मिठाई वाले की आवाज है वो काफी मधुर थी और सुरीली थी। हमेशा वो कुछ भी बेचने आता तो क्या बोलता, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। जब वो बांसुरी बेचने आता है तो हम देखते हैं कि बेचने के साथ साथ उसके सुर भी अच्छे हैं और वो बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाता है। और वो बांसुरी सुनकर जो बड़े लोग हैं वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक क्रेता। विजय बाबू जो है वो क्या थे, ग्राहक, खरीदने वाले, और मुरली वाला एक विक्रेता था, बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। जब विजय बाबू क्या है, मुरली वाले से कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसके उनके बीच में तर्क वितर्क हो जाता है। तो वो कौन से तर्क और वितर्क पेश करते हैं। देखिए, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक क्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। हम जब कुछ खरीदते हैं तो हम वस्तु का क्या करते हैं, सबसे पहले भाव पूछते हैं कि ये कितने का दिया, और जब हमें जो बेचने वाला विक्रेता होता है उसका भाव बताता है, ठीक है, तो उस भाव बताने पर, ठीक है, तो विजय बाबू ने क्या तर्क दिया था कि जो फेरी वाले होते हैं, जो फेरी वाले मतलब वाले जो होते हैं, उनकी क्या होती है, झूठ बोलने की आदत होती है।
देते हैं सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। उन्होंने क्या बोला कि तुम दे तो सबको कितने पैसे में रहे हो, दो दो पैसे में, और मुझे ऐसा गिनवा के क्या कर रहे हो, एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। कि मुरली वाले ने उसे क्या कहा था कि ऐसे तो तीन तीन पैसे में बेच रहा हूं, लेकिन आपको दो पैसे में दे दूंगा। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। कि जो ग्राहक होता है, खरीदने वाला होता है, उसे वस्तुओं की असली लागत जो होती है, उस वस्तु को बनाने में, ठीक है, कितने पैसे लगे हैं, कितनी लागत लगी है, इसके बारे में पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है, उनका दस्तूर यानी आदत होती है। हम भी कहीं बाजार में जाते हैं तो हम मोल भाव करते हैं। जब हम 100 रुपए की वस्तु 80 में लाते हैं तो हमें कितना गर्व महसूस होता है। कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। ठीक है, तो मुरली वाले ने अपना तर्क क्या दिया कि जो ग्राहक होता है उसका ये दस्तूर होता है कि चाहे दुकानदार जो है उसे वो वस्तु बेचने में क्या हो रही है, हानि हो रही है, फिर भी उसे यही लगता है कि दुकानदार जो है वो उसे लूट रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। ठीक है, खिलौने वाला जब आता था तो जो बच्चे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी, उन्हें कैसा लगता था। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। हमने कहानी में भी पढ़ा है कि जब वो खिलौने लेकर आता है तो बच्चे कैसे खुशी के मारे दौड़ते दौड़ते उसके पास आ जाते हैं। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे, उन्हें खेलकूद भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। कि वो खेलकूद भूलकर क्या है, दौड़ते हुए खिलौने वाले के पास आते, किसी का जूता पीछे छूट जाता, किसी का पाजामा जो है वो गिर जाता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे, और अपने अपने घरों से पैसे लेकर आते और खिलौने जो है वो खरीदने लगते और उसका मोल भाव करने लगते। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते। हमने ये भी देखा कि अगर किसी बच्चे के पास में पैसे नहीं होते थे तो जो खिलौने वाला है उससे वो मुफ्त में ही दे दिया करता। तो इस वजह से वो क्या है, खिलौने वाले से अत्यधिक खुश हो जाते। अगला प्रश्न देखिए हमारा कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। कि जो रोहिणी है, ठीक है, उसको क्या हुआ, जो मुरली वाले के स्वर थे, जो आवाज थी, वो जिस प्रकार से आवाज दे रहा था, तो उसे खिलौने वाले का स्मरण जो है उसकी याद क्यों आई। तो देखिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण उसकी याद आई, इसलिए क्योंकि खिलौना वाला की तरह ही उसकी आवाज जानी पहचानी थी। उसे वो आवाज क्या लगी, जानी पहचानी लगी। उसे लगा कि जैसे खिलौने वाले की आवाज थी वैसे ही मुरली वाले के भी स्वर हैं। इसकी आवाज जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौना बेचा करता था। उसे याद आया कि जो खिलौने वाला है वो भी इसी प्रकार से गाकर क्या है, अपने खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलिया बेचा करता था, और जो मुरली वाला है वो भी क्या है, इसी मधुर स्वर में क्या है, मुरली बेच रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। अब हमें बताना है कि मिठाई वाला जो है, ठीक है, किसकी बात सुनकर भावुक हो गया था, उसका मन क्यों भर आया था, और उसने अपने व्यवसाय, जो वो बार बार कभी खिलौने बेचता है, कभी मुरलिया बेचता है, कभी वो खिलौने बेचता है, तो इन सभी का क्या कारण बताया था। देखिए रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक बताया भी, अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। भावुक होकर उसने बताया भी कि वो कहाँ का रहने वाला है और अपने
नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। रोहिणी ने जब पूछा कि तुम इतने कम दामों में क्या है इतना सामान कैसे बेचते हो, ठीक है, तो रोहिणी को लगता था कि शायद ये गरीब होगा, अपने पेट को पालने के लिए इंसान जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तब मिठाई वाले ने बताया, ठीक है, कि मैं अपने नगर का ही क्या हूँ, प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ, ठीक है, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर, इसकी कोई भी कमी नहीं है। स्त्री थी यानी मिठाई वाले की जो पत्नी है, छोटे छोटे दो बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, मतलब उस संसार में जहाँ उसकी पत्नी थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, उस संसार में वो अत्यधिक खुश था, उनके साथ क्या था, खुशी से रहता था। उसके पास सुख के सभी साधन थे, ठीक है, वैभव था, प्रतिष्ठा थी और साथ में एक छोटा सा सुखी परिवार था। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये सब कुछ जो है वो चला गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। हमने कहानी में देखा है कि उसकी जो पत्नी है उसका भी देहांत हो गया और जो छोटे बच्चे थे वो भी, उनका भी निधन हो गया, वो भी नहीं रहे। और इन व्यवसायों का कारण क्या बताया कि मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूं। मतलब इन छोटे छोटे बच्चों में उसे किसकी झलक दिखाई देती है, अपने बच्चों की झलक दिखाई देती है। इन हंसते कूदते उछलते तथा इठलाते बच्चों में अपने बच्चे की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता। मतलब उसके जीवन में तो कुछ भी नहीं रहा कि जिससे वो क्या है, उसे संतुष्टि मिले या वो खुश रह सके। इसलिए इन बच्चों के माध्यम से वो क्या होना चाहता है, खुश रहना चाहता है। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। उन छोटे छोटे बच्चों के खुशी देखकर, उनकी मुस्कान देखकर क्या है, उसे संतोष मिलता है। अब देखिए, अब इस बार ये पैसे न लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, ठीक है। हमने देखा है कि जब उसने रोहिणी के बच्चों को क्या है पुड़िया में मिठाई बांध कर दी, तब उसने उसके पैसे लेने से मना कर दिया था और बोला था कि अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। तो बोल रहा है कि अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा, उसने पैसा लेने से मना क्यों किया? तो देखिए, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे न लूंगा, तो इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया। मतलब अपनी कहानी बताते हुए, अपनी पत्नी और बच्चों को याद करते हुए उसका क्या हुआ, मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे। और उन बच्चों को, चुन्नू मुन्नू को देखकर क्या है, उसे अपने बच्चों की याद आ गई। अगला प्रश्न देखिए, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। चिक यानी एक पर्दे के पीछे से बात करती है, वो सामने नहीं आती। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए हैं। आजादी के बाद से क्या हुआ, स्त्री और पुरुष के पास समान अधिकार है। और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। लेकिन भारत में अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं, कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी क्या है, पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती है। मतलब आज क्या है, विरले ही ऐसा देखा जाता, मतलब बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियां जो है वो पर्दे के पीछे या घूंघट लेकर बात करती है।
हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को सम्मान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। अगर ये पूछा जाए कि ये सही है या नहीं, तो राय यही होगी कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि आज जो है स्त्री और पुरुष दोनों के पास जो है वो समान अधिकार है, संविधान ने भी दिए हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें शिक्षा का प्रसार और प्रचार क्या है, ज्यादा से ज्यादा करना होगा। अब देखिए कहानी से आगे के जो हमारे प्रश्न उत्तर है, अभी तक जो है हमने कहानी के जो प्रश्न उत्तर है वो हल किए हैं। अब जो कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर हैं वो हल हम करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। जैसे हमने कहानी पढ़ी है तो हमें बताना है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा। तो देखिए मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी, एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। तो हमने देखा कि क्या हुआ होगा, जब हमने कहानी में पढ़ा कि उसकी पत्नी और दोनों बच्चे ही असमय दुनिया से चले गए, तो जरूर किसी दुर्घटना का शिकार हुए होंगे। अब देखिए तरह तरह की मिठाइयां वह बेचा करता, छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयां शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक ना होता, वह अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान न करते। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान, बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे व वह स्वयं सभी बहुत खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए। वह बुरी तरह से उलट गए। न जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में उसकी पत्नी, बच्चे भी। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपनी सारी यादों को ताजा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता है। जैसे हमने मिठाई वाला कहानी पढ़ी, वैसी ही एक कहानी जो है वो हमने लिखी। देखिए हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में। ठीक है, आप और हम अक्सर क्या है, मेलों में जाते हैं, हाट में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बाजार की एक चमक होती है। ठीक है, मेले भी जो है वहां पर अलग अलग हाट लगे हुए होते हैं, तो उसके चमक के पीछे, उनको सजाने और बनाने के पीछे किसका हाथ होता है। तो हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, चाट, चीले, छोले भटूरे, सांबर, डोसा, इडली, चाइनीज फूड व इनके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं। उनको बनाने और सजाने में विभिन्न पाक कला, पाक कला मतलब खाना बनाने की जो कला होती है वो विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांबर, डोसा बनाने वाला सांबर में, इडली बनाने वाला इडली बनाने में, आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने में आदि। तो बोल रहे इन सब के क्या है, पहनावे अलग अलग होते हैं। तो इनके चेहरे क्या होते हैं, इनके पहनावे से हम पता कर सकते हैं। अब देखिए इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है।
इस मिजाज की और कहानियां कविताएं ढूंढनी है और हमें पढ़नी है। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने मिठाई वाला कहानी पढ़ी है, उसमें मिठाई वाले के साथ गलत होने पर भी वो क्या होता है, निराश नहीं होता है और हार नहीं मानता। तो इस प्रकार की क्या है, हमें उत्साह देने वाली और भी कहानियां हैं जो हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो अनुमान और कल्पना से हमारे प्रश्न उत्तर है। तो आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, हमारे गली में मौसम के अनुसार बहुत से फेरी वाले आते हैं, जैसे मूंगफली, बादाम वाला, गोलगप्पे चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला। मतलब अलग अलग मौसम के अनुसार फेरी वाले आते हैं। कपड़े वाला, बर्तन वाला आदि। ये सभी फेरी वाले बहुत ही मधुर स्वर में आवाज लगाकर अपनी अपनी चीजें बेचते हैं। ये सभी फेरी वाले घूम घूम कर बहुत ही कम पैसे में पूंजी के अभाव के कारण चीजें बेचते हैं। ठीक है, तो अगर आपके भी गली में कोई फेरी वाला है तो आप उससे अच्छे से बातचीत करें। आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। तो देखिए, हमारे माता पिता के समय में हर एक वस्तुएं फेरी वाला ही बेचने आया करते थे। वह मीठे स्वर में गाना गाकर अपना सामान बेचा करते थे। फेरी वाला ज्यादातर सभी तरह की वस्तुएं लाया करते थे। लेकिन आज के समय में, मतलब वर्तमान समय में क्या हो गया है, फेरी वालों की संख्या में काफी कमी आ गई है। लोग ज्यादातर ब्रांडेड कपड़े और सामान खरीदना पसंद करते हैं और जगह जगह क्या हो गए हैं, दुकानें खुल गई है, बाजार बन गए हैं। सभी चीजें अधिकतर दुकान से ही खरीदते हैं। फेरी वाले पहले की तरह मीठे स्वर में गाना गाते हुए नहीं चलते। यदि कोई फेरी वाला कभी कभी आता भी है तो उनके स्वर में कमी आ गई है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। तो देखिए, यह तो बात सही है कि वक्त के साथ क्या है, फेरी वालों के स्वर में कमी हुई है। स्वर में कमी हुई है मतलब जो फेरी वाले हैं वो आजकल गलियों में दिखाई नहीं देते, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों के सामान खरीदने में कम बल्कि दुकान से या बाजारों से खरीदने में ज्यादा हो गई। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की बात का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया। ठीक है, तो ये जो हमारे ऊपर वाला का प्रयोग हुआ है, देखिए मिठाई वाला में वाला का प्रयोग हुआ है, बोलने वाली गुड़िया में भी वाला का प्रयोग हुआ है। तो बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है और ऊपर लिखे वाक्यांशों में इनका क्या प्रयोग है। तो देखिए, जो मिठाई शब्द है वो तो क्या है, संज्ञा है। जो हमारा मिठाई शब्द है वो तो संज्ञा है, तथा जो बोलना है वो क्रिया है। ठीक है, बोलना जो हो गया, वाला से पहले जो शब्द आए हैं मिठाई और बोलना, मिठाई जो है वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और जो बोलना है वो क्रिया हो गया। अब देखिए, पूरा जो शब्द होता है हमारा मिठाई वाला, ये शब्द क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। क्या होगा, विशेषण, क्योंकि मिठाई वाला क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो व्यक्ति की क्या विशेषता है कि वो मिठाई वाला है, तो ये विशेषण हो गया। जबकि बोलने वाली गुड़िया में, देखिए बोलने वाली गुड़िया में जो शब्द है वो क्या हो गया, संज्ञा। देखिए, जबकि बोलने वाला ये जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो गया। क्योंकि गुड़िया जो है उसकी क्या विशेषता है कि वो बोलने वाली गुड़िया है, जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। तो देखिए, हमने कहानी के साथ साथ उसके प्रश्न उत्तर भी हल कर लिए जो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।